नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मुंगेल के दौरे पर सीएम है। बता दें कि चुनावी जनसभा को सीएम करेंगे संबोधित। भूपेश बघेल संबोधित करेंगे चुनावी जनसभा को और प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। तो बलौदाबाजार और मुंगेल के दौरे पर है सीएम और सीएम भूपेश बघेल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ बता दें प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे भूपेश बघेल शामिल। बलौदाबाजार मुंगेल के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है और ऐसे में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। चुनावी जनसभा को संबोधन वो देंगे और प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में 2 पाली में चुनाव होने जा रहे हैं और नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। तो बलौदाबाजार और मुंगेल के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। विकास यादव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, बलौदाबाजार कब पहुंचेंगे या पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज थोड़ी देर में जो है बलौदाबाजार और मुंगेली जिले का दौरा करेंगे। वहां पर जो है प्रत्याशियों द्वारा जो है नामांकन दाखिल कार्यक्रम में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ शामिल होंगे। इसके पहले जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जो है राजधानी रायपुर के राजीव भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक सभा में जो है शिरकत किए थे, जिसके बाद जो है रायपुर जिले के प्रत्याशी के साथ में जो है नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसके बाद में जो है अभी कुछ ही देर पहले ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलौदाबाजार के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए हैं। वहां जो हुए हैं दोपहर 2 बजे बलौदाबाजार से मुंगेली के लिए रवाना होंगे, जहां एक आम सभा में शामिल होंगे। आपको बता देना चाहूंगा कि अभी लगातार छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के होने वाले चुनाव को लेकर जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू है। इसी को लेकर जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगातार नामांकन दाखिल कार्यक्रम में प्रत्याशियों के साथ शामिल हो रहे हैं। जी, कब फिर रवाना होंगे मुंगेल के लिए? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है आज थोड़ी देर पहले जो है रवाना हो चुके हैं और वहां जाने के बाद जो है विधानसभा सीट के अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशी जो अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उसके साथ में जो है बलौदाबाजार विधायक के साथ में जो है प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल में शामिल होंगे। तो कितने प्रत्याशियों का आज नामांकन होना है जिस प्रक्रिया में शामिल होंगे भूपेश बघेल? जी, राजधानी रायपुर जिले के 7 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे, जिसके बाद जो है मुंगेली जिले और बलौदाबाजार जिले में एक विधायक के साथ में जो है नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जो है बलौदाबाजार में जो वर्तमान के जो विधायक थे जनता कांग्रेस जे के, वे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर जो है वहां पे एक आम सभा आयोजित की गई है। इस आम सभा के माध्यम से वहां के जो विधायक है प्रमोद शर्मा जी, उन्हें जो है कांग्रेस में और इस दौरान चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विकास, यहाँ पे भूपेश बघेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलेंगे हरियाणा, जहाँ पे सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सारा काम हमने किया, तो इस 9 साल में जो व्यवस्था परिवर्तन के हमने काम किए, हमने बीच में घोषणा की थी कि हमारे 5 S काम करेंगे: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन। और साथ में फिर जुड़ गया, ये सब सेवा भाव से करेंगे, सुशासन से करेंगे। तो इस नाते से ये सारी व्यवस्थाएं एक भाव लेकर के हमने शुरू की और मुझे संतोष है इस बात का कि हमने पर्याप्त मात्रा में इन सब कामों को किया भी है। जब 14 में व्यवस्था संभाली थी, उस समय अपने को सबको पता है कि कैसी एक व्यवस्था थी, यानी भेदभाव की बातें उस समय होती थी, भ्रष्टाचार की बातें उसमें होती थी, एक निराशा का वातावरण ये सब उस समय था। उस निराशा के वातावरण से ही परेशान होकर के और हरियाणा की जनता ने एक उम्मीद के साथ और इस सरकार को चुना था। उस उम्मीद के साथ चुनने के कारण से हमारे सामने एक चैलेंज भी था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी, जो आलोचनाएं हमारी वो करते थे कि ये आदमी तो कोई इसको अनुभव नहीं है, बिना अनुभव का आदमी कितने दिन चलाएगा, आज गई के कल गई, कल गई के परसों गई, सरकार जाने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सिडनी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। और बता दें कि आज सिडनी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र की तस्वीरें हैं, सिडनी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और वहां जाके उन्होंने दर्शन किए हैं। और ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पे
पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और दर्शन पूजन करते हुए वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो शिरडी साईं बाबा के मंदिर पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां शिरडी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी और यहां पे पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का ये दौरा है शिरडी का, और पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी दिखाई दे रही हैं। तो शिरडी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में बता दें कि शिरडी में वो करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो गए हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो पीएम नरेंद्र मोदी शिरडी पहुंचे हैं, उनका दौरा है शिरडी का। और ऐसे में बता दें कि आज का दिन महत्वपूर्ण, गुरुवार का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिरडी पहुंचे हैं सीधे पीएम नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के शिरडी पहुंचे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बाद बता दें उनके कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करेंगे। साईं बाबा के दर्शन वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाधि मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बाद वो मंदिर में दर्शन करने के बाद कतार परिसर का उद्घाटन भी करेंगे। तो सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। शिरडी की ये तस्वीरें हैं जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। और बता दें कि नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की शुरुआत भी पीएम यहां से करने वाले हैं। और इस योजना से महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि जो है वो दी जाएगी। तो अभी जो है पहली तस्वीर यही है कि जहां शिरडी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साईं बाबा के दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर है पीएम नरेंद्र मोदी। और इसी के साथ बता दें कि शिरडी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है और इसके बाद गोवा के लिए भी रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो कई ऐसी विकास परियोजना है जिनका उद्घाटन करने वाले हैं पीएम, और इसी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। एक झलक जो है यहाँ पे देश के मुखिया की देखने वाले, उनके साथ देखिए कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद है पीएम के साथ। और धीरे धीरे सब आगे बढ़ते हुए और पीएम जो है वो यहाँ पे शिरडी में साईं बाबा के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें कि यहाँ पे करोड़ों की परियोजना की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। फिलहाल की जो तस्वीरें हैं वो शिरडी के साईं बाबा मंदिर की है, जहाँ पे दर्शन पूजन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। और इसके बाद बता दें कि नीलवंडे बांध के बाएं किनारे में 85 किलोमीटर नहर नेटवर्क को राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। तो इसलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन में होंगी शामिल। पाटन में मुख्यमंत्री का नामांकन कार्यक्रम है और सीएम सहित दुर्ग के सभी प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। नामांकन रैली में होगा कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस के क्षेत्रीय संगठन ने की है पूरी तैयारी। तो 30 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आएंगी प्रियंका गांधी और बता दें कि यहाँ पे भूपेश बघेल का नामांकन होने वाला है और इसमें शामिल होंगी प्रियंका गांधी। मुख्यमंत्री की नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी प्रियंका गांधी और शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कांग्रेस यहाँ पे नामांकन प्रक्रिया के दौरान करेगी। पाटन में मुख्यमंत्री का नामांकन कार्यक्रम है। विकास, प्रियंका गांधी आने वाली है 30 अक्टूबर को, नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगी और क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? जी, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे पहले जो स्थान में जो है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को रखा है और इसी क्रम में जो है नामांकन दाखिल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 30 अक्टूबर को होने वाले नामांकन दाखिल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में शामिल होगी। साथ में जो है दुर्ग जिले के तमाम जो विधायक है जिनको टिकट पार्टी ने दिया है उनके नामांकन कार्यक्रम के जरिए जो है बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक रैली निकाली जाएगी। इस रैली में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह जो है
दुर्ग जिला जो है वीवीआईपी सीट माना जाता है, जिसको लेकर जो है यहाँ पे जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का क्षेत्र है। इसी लिहाज से यहाँ पर जो है प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल होने आ रही है। जी, और कौन कौन शामिल होगा इस पूरे नामांकन प्रक्रिया में? जी, दुर्ग जिले के तमाम जो विधायक के प्रत्याशी हैं वे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा ताम्रध्वज साहू समेत अन्य नेतागण और कांग्रेस महासचिव शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के जरिए जो है दुर्ग संभाग में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ पे नामांकन रैली निकाली जाएगी और वो नामांकन रैली जो है पाटन क्षेत्र से होते हुए दुर्ग संभाग के अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी जाएगी। इस प्रकार से जो है एक बड़ी नामांकन रैली जो है कांग्रेस को यहाँ पे आयोजित करने जा रही है 30 अक्टूबर को। इस रैली में जो है एक बड़ी शक्ति प्रदर्शन के रूप में इस रैली को देखा जा रहा है, क्योंकि दुर्ग संभाग जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का निवास स्थान है, साथ ही जो है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का भी निवास स्थान है। यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वे अभी वर्तमान के विधायक है और साथ ही जो है इसको लेकर जो है बड़ी सभा को आयोजित करने का जो है कांग्रेस द्वारा यहाँ पे रूपरेखा रखा गया है। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो 30 अक्टूबर को यहाँ पे प्रियंका गांधी आने वाली है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नामांकन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। और फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए कांग्रेस का मैराथन होगा। रायपुर में 30 अक्टूबर को मैराथन होगा। 18 लाख फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए मैराथन होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार होंगे शामिल। मैराथन में 100 विजेताओं को मिलेगा इनाम। तो चूंकि चुनाव है और ऐसे में फर्स्ट वोटरों के लिए ये मैराथन रखी गई है। रायपुर में 30 अक्टूबर को मैराथन होने जा रहा है और ऐसे में जो भी पहले मतदान करने जा रहे हैं, पहली बार युवा, उनके लिए ये मैराथन होने जा रहा है। 18 लाख फर्स्ट टाइम वोटरों के लिए मैराथन होगा। सीएम भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार होंगे इस मैराथन में शामिल और इसके साथ जो 100 विजेता है उनको इनाम भी दिया जाएगा। तो मैराथन में कई युवा जो है वो शामिल होंगे। फर्स्ट वोटर के लिए, वोटर्स के लिए ये मैराथन रखी गई है और ऐसे में जो 100 विजेता होंगे उनको इनाम दिया जाएगा। कोरबा के पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में रहने वाले एक युवक का शव उर्गा थाना अंतर्गत ग्राम कुदुरमाल स्थित नहर में बरामद हुआ है। मृतक का नाम मनीष तारती है, जिसकी हत्या किए जाने की आशंका परिजनों ने जताई है। बताया जा रहा है कि मृतक एक युवती से जान पहचान थी और वो उससे बात भी करती थी। परिजनों का कहना है कि युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मनीष की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। वहीं अब मामले में पुलिस ने 4 संदेहियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले की जांच कर रही है। फिर उसका फ़ोन आया था 9 बजे के आसपास। भाभी को फ़ोन किया है और बोला कि मैं घर आ रहा हूँ आधे घंटे में, तो पूजा पाठ का सामान तैयारी रखना। तो घर ही नहीं आया उसके बाद? घर ही नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद उनको फिर कॉल किया है तो फ़ोन बंद आया। उसके जिस दिन गायब था 24 घंटे हुआ तो मैं मानिकपुर थाना में जाकर केस करवाया हूँ लापता है करके। फिर दूसरे दिन बाद मैं मंदिर जा रहा था तो उसका गाड़ी मेरे को कोतवाली थाना में दिखा। फिर कोतवाली थाना जाकर पता किए हैं तो लोग बताएं कि सोनालिया पुल के पास वो गार्डन है, वहाँ पास बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था। वहाँ से कोई टीआई को फ़ोन किया है और टीआई सर वहाँ से फोर्स भेजे तो सब लड़के लोग नहर में भागे और गाड़ी वहीं खड़ा था तो गाड़ी को लोग लेकर गए थे पुलिस वाले कोतवाली थाना। कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी बनाए गए प्रेमचंद पटेल ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ भाजपा प्रत्याशी कलेक्ट्रेट पहुंचे और निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किए। बता दें कि कटघोरा विधानसभा सीट से प्रेमचंद पटेल के सामने कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक पुरुषोत्तम पटेल है, जिन्होंने अपना नामांकन पत्र काफी पहले दाखिल कर दिया है। इसके अलावा कोरबा विधानसभा से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी से राजेंद्र प्रसाद राठौर और कटघोरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी से चंद्रकांत टैक्सेना ने अपना नामांकन जमा कर दिया है। इस तरह से धीरे धीरे कोरबा की चारों विधानसभा सीट से उम्मीदवारों की लिस्ट लंबी होती जा रही है।
सीधे चलेंगे बागपत, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, चौधरी साहब ने हमेशा इस बात को ध्यान दिया कि विकास, भारत के विकास की आधारशिला भारत के गांव है और भारत के विकास की धुरी गांव के विकास से प्रारंभ होती है। और याद करिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा था, विकास का आधार व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं बनेगा, विकास की धुरी गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा और समाज के प्रत्येक वंचित गरीब तबके का व्यक्ति बनेगा। और आज उसके अनुसार विकास की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया जा रहा है। आज उसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के विकास की योजनाएं चल रही हैं और उसी का परिणाम है, जब मुझे अच्छा लगता है जब बागपत का हमारा नौजवान सरकारी नौकरी में भी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, पुलिस में भर्ती होता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि बागपत के नौजवान को पहले ही अधिकार मिलना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने उत्तर प्रदेश में 17 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चार्ज लिया था, तो भाइयों बहनों, एक भर्ती हमारी ऐसी हुई थी जिसमें एक ही गांव के, बागपत के एक ही गांव के 27 नौजवान भर्ती हुए थे। 27 नौजवान। मैंने तब पूछा था कि क्या इससे पहले भी बागपत के नौजवान भर्ती होते थे, तो मुझे बताया गया साहब 20-25 सालों में तो यहां के नौजवानों को जगह ही नहीं मिलती थी, भेदभाव का शिकार हो जाता था। और आज भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, विकास की योजनाएं भी प्रभावी ढंग से लागू होंगी और अराजकता और गुंडागिर्दी फैलाने की छूट भी किसी को नहीं होगी। हर वाहन की रक्षा होगी। याद करिए, बागपत तो भगवान राम ने जो 5 गांव मांगे, भगवान कृष्ण ने जो 5 गांव मांगे थे, उनमें से बागपत एक था। और ये 5 गांव द्रौपदी के चीर हरण की रक्षा करने के फलस्वरूप मांगे जा रहे थे कि भाई देखो, अगर महाभारत को बचाना है, महायुद्ध को बचाना है, उसकी पृष्ठभूमि तो द्रौपदी की चीर हरण से ही पड़ गई थी। वो तो होना ही पाए, तो भगवान भी जानते थे। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन मानने को तैयारी नहीं था। वो तो ये चाहता था कि 1 इंच जमीन नहीं दूंगा, और अंत में क्या हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। आप तो उस विरासत के प्रतीक हैं जिन्होंने इतिहास को देखा भी है और इतिहास को बनाया भी है। भारत के इतिहास को बनाने वाले लोग हैं आप। इतिहास महाभारत काल से चला आ रहा इतिहास है, आजादी की लड़ाई का इतिहास है, किसानों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाला इतिहास भी है। और भाइयों बहनों, हम लोग उसी भाव के साथ यहां पर कार्य करने के लिए भी आए हैं। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। किसी बेटी की सुरक्षा के साथ किसी उचक्के को खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। किसी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, और जो भी खिलवाड़ करेगा उसकी कीमत चुकाएगा। किसी किसान की संपत्ति पर कोई जबरन कब्जा नहीं कर पाएगा, किसी व्यापारी का कोई जबरन उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। जो करेगा उसकी कीमत ब्याज सहित उसको चुकानी पड़ेगी। किसी नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं होगी। जो करेगा तो जीवन भर पछताएगा भी, क्योंकि ये युवा
ऊर्जा से भरपूर है, प्रतिभा संपन्न है। इसकी ऊर्जा और इसकी प्रतिभा का लाभ हमें प्रदेश और देश के विकास में लेना है। इसलिए उस युवा को अवसर मिलने चाहिए और उसी अवसर के लिए रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की चीनी मिल, उनकी कर्म भूमि की चीनी मिल, कभी नहीं किसी ने ध्यान दिया। हमारी सरकार आई, ये डबल इंजन की सरकार ने छपरौली चीनी मिल के पुनरुद्धार का कार्य करके चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। और भाइयों बहनों, मैं आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बागपत की चीनी मिल के लिए भी सतपाल सिंह जी ने भी कहा है, इससे पहले भी हमारे सामने उन्होंने कई बार प्रस्ताव रखा है। हमने कहा हम एक एक करके सभी को लेने जा रहे हैं। चीनी मिल के उतना एक्सपेंशन करेंगे, गन्ना की उपलब्धता, और मैं आज देख रहा था क्या शानदार गन्ना है। और भाइयों बहनों, याद रखना, जब हम 2017 में आए थे तब 2010 से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। आज तो हम हर साल गन्ना मूल्य का भुगतान करा रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना काल खंड में भी देश और दुनिया की चीनी मिलें बंद हो गई, हमने चीनी मिलें तब भी चलाई कि हमारा अन्नदाता किसान परेशान न होने पाए। और मैं यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं, गन्ना मूल्य का हर हाल में भुगतान होगा, अन्यथा आरसी कटने की तैयारी हम लोगों ने उन लोगों की कर दी है जो लोग गन्ना मूल्य का भुगतान, फिर हम लोग स्वयं ही सारी चीनी जब्त करके उस चीनी मिल को बेच करके उन चीनी गन्ना जितना भी चीनी होगी उसको बेच करके गन्ना मूल्य का भुगतान हर हाल में करवाएंगे। हर हाल में कराने की व्यवस्था कर रखी है, पूरी व्यवस्था, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार अन्नदाता किसानों के साथ में है। और बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने अपनी कार्य, योगेश दामा ने भी मुझे प्रस्ताव दिया था। और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, हमें विकास के लिए कार्य करना है। आज आप देखिए ना, पहले कोई सोचता था यहां हाईवे बनेगा, दिल्ली बड़ो देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा, एकदम 2 घंटे के अंदर इस दूरी को तय कर देंगे। यह विकास लाएगा, डेवलपमेंट, रोजगार सृजित करेगा, नौजवानों के प्लान को रोकेगा, घर पे ही लोगों को कार्य मिलेगा, यहां की जमीन के दाम आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली से बागपत होते हुए सहारनपुर वाला मार्ग विवाद था, वर्षों से विवाद था, कोर्ट में मामला चल रहा था। हमने कहा न्यायालय का मामला जब आएगा तब आएगा, पहले काम करो, सड़क बना दो, बाकी पैसा जो होगा दिखा जाएगा, भुगतान करेंगे। लेकिन पब्लिक को क्यों परेशान होने दें? इस सरकार और कॉन्ट्रैक्टर जुड़ेगा, न्यायालय जिसके पक्ष में फैसला देगा, हमारे पक्ष में देगा तो हम पैसा ले लेंगे, और अगर कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में देगा भुगतान करेंगे, देखेंगे। लेकिन पब्लिक को परेशान नहीं होना चाहिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आज आया हूं यहां पे। बागपत का नौजवान जब ऊर्जावान है, आप सोचिए सतपाल सिंह अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या पुलिस कमिश्नर हो पाए होते क्या? लेकिन आज भी उन्होंने पुलिस की भाषा बोलनी बंद नहीं की है। आज सांसद हैं, सांसद के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं, विकास के लिए जूझते हैं। लेकिन यहां पे आपके पूर्वजों ने कॉलेज बनाया, तो कॉलेज के माध्यम से यहां के नौजवान पढ़ लिख गए, विकास कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ दुनिया को देखा है, तो वो विकास यहां भी आना चाहिए। और विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए मैंने इसीलिए कहा है कि जनता वैदिक कॉलेज अगर जमीन के मानक पूरे हैं और प्रबंधन तैयार है, वे प्रस्ताव दे दें, सरकार को सौंप देंगे तो सरकार इसी को एक विश्वविद्यालय बना देगी। भाइयों बहनों, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनते आप, बड़ी सौगात उन्होंने बागपत की जनता को दी है। इसी के साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से क्राइम कंट्रोल हुआ है यूपी में, और आगे भी इसी तरीके से क्राइम कंट्रोल रहेगा। यूपी विकास के पथ पर आगे भी अग्रसर रहेगी। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।